नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपको अध्याय 1 शुरू करना है कक्षा 10 का जो है साइंस, ठीक है, तो उसका अध्याय नंबर 1 हम शुरू करेंगे जो कि है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो यह आपका अध्याय 1 है, यानी चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यह आपका चैप्टर है, तो इसे हमें पढ़ना है। अब तो आप लोगों के सामने एक मैंने इस पूरे चैप्टर के बारे में इंट्रो वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन, उसमें पूरी व्याख्या के साथ, मतलब कि पूरी व्याख्या नहीं, आपको लगभग हर चीज़ों के बारे में बता दिया गया था कि इस पार्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें लिखा है रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहला शब्द आ गया हमारा रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया कब होगी? तो जब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन बताया गया था हल्का सा, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग भली भांति इसको जानेंगे। तो परिवर्तन होते हैं मुख्यतः दो तरह के। पदार्थों के साथ जो परिवर्तन होता है वह होता है मुख्यतः दो तरह का। देखिए, एक होता है भौतिक परिवर्तन, यह आप लोग 9th में पढ़े हैं। भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल चेंज। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आपको जानना क्या, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानिए, नया पदार्थ, नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता है, बनता नहीं है, नया पदार्थ नहीं बनता है। तो वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, नया पदार्थ बनता है, उसे हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, कागज को अगर फाड़ देंगे, कागज को फाड़ना, अगर हम कागज को फाड़ते हैं तो वह कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक, क्योंकि कागज में हमने कागज को जब फाड़ा है तो कागज से कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन अगर मैं कागज को जला दूं, कागज को जलाना, यह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? तो कागज को जलाने से हमें अब राख मिलेगी, अब कागज तो मिलेगा नहीं, राख पे तो हम लिख नहीं सकते। इसमें गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें इसके गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो मूल गुणधर्म होते हैं, जैसे कागज का काम, कागज पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन कागज को जला दिए तो राख पे तो अब लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग दांत मंजन बना के कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कागज को जलाने पर नया पदार्थ मिल जाता है, राख मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम कोई धातु लिए हैं, मान लेते हैं हमारे पास लोहे की छड़ है, उसको काटेंगे तो काटने से लोहे की छड़ ही मिलेगी फिर से। तो लोहे की छड़ को हमने काट दिया तो क्या मिला? लोहे की छड़। लेकिन लोहे पर जंग लग गई, लोहे पर क्या लग गई? जंग लग गई। तो अब रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वह लोहा जो था वह आपके ऑक्सीजन से, धूल मिट्टी नमी आदि से क्रिया करके क्या बना लिया? जंग बना लिया, रस्ट बना लिया। तो जंग का लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन लोहे को काटना कौन सा परिवर्तन है? यह है भौतिक परिवर्तन। इस तरह से आप जाने हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे दूध का फटना, यानी दूध से पनीर का बनना जो है वह कौन सा परिवर्तन आएगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जिससे वह पदार्थ, जिससे पुनः पदार्थ को प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है। जैसे दूध से पनीर बना, पनीर से फिर दूध को ना प्राप्त किया जा सके, वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। अब बताइए, कागज को फाड़े हैं तो फिर से कागज ही प्राप्त हुआ है, और कागज को जला दिए हैं तो राख प्राप्त हुई, राख से हम कागज को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, यानी केमिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। जहां पर केमिकल चेंज होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, वहीं पर होती है रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि कोई भी रासायनिक परिवर्तन बिना रासायनिक अपक्रिया के नहीं होता। बात को याद रखेंगे, कोई भी रासायनिक अपक्रिया, मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन बिना रासायनिक अपक्रिया के नहीं होता। तो आप सीधी बात कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक परिवर्तन में ही रासायनिक अपक्रिया होती है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ऐसा आप बात बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जानेंगे हम लोग रासायनिक अपक्रिया क्या है। रासायनिक
अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शंस लिख सकते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस, अब इसके बारे में समझिए, या रिएक्शन लिखे हैं तो वहाँ पे केमिकल रासायनिक अपक्रिया लिखे हैं तो अपक्रिया लिख देते हैं, यहाँ रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसके बारे में समझिए, तो लिखेंगे जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ रासायनिक अपक्रिया होती है, ठीक है। और मैंने जब इसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था तो उसमें आपने देखा था रासायनिक अपक्रिया के दो पक्ष होते हैं, एक अभिकारक पक्ष होता है और एक कौन सा पक्ष होता है, उत्पाद पक्ष, ठीक है। जैसे आपकी किताब में जो पहली अपक्रिया दी गई थी कि मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए और इसे जलाइए, इसका दहन करिए, तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या मिला था, पाउडर। अब हमने जब यहाँ पे देखा तो यह वाला पक्ष एक हो गया, एक पक्ष इधर वाला हो गया, एक एरो के पीछे एक एरो के बाद, तो इसे हमने क्या कहा था, अभिकारक, अंग्रेजी में क्या बोले थे, रिएक्टेंट, बाद में इसके बारे में जिक्र करते हैं। और यहाँ पे क्या नाम आया था, उत्पाद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक पक्ष होता है और उत्पाद पक्ष होता है। तो जो रासायनिक अपक्रिया की अगर परिभाषा बनानी है आपको, अपने से अच्छी परिभाषा लगे तो आप कह सकते हैं अभिकारक से उत्पाद का बनना। देखिए Mg और O2 मिलके जलाने का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, ऑक्सीजन से क्रिया होता है, ठीक है। Mg की क्रिया जब O2 से होती है यानी जलाते हैं जब इसको, तो यह MgO बनाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनाता है, ठीक है। देखिएगा, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनाता है जो कि उत्पाद हो गया, और यह लोग मिलके बनाए हैं इसको, तो इसलिए अभिकारक हो गए। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कुछ बनाने के लिए उन्हें अभिकारक कहेंगे, और जो अभिक्रिया में बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। अब बताइए, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जा रहा है तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम की मात्रा कम हो रही होगी, ऑक्सीजन से यह क्रिया कर रहा है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा होगा। तो यह Mg और O की मात्रा जब क्रिया हो रही है तो इनकी मात्रा कम हो रही है, धीरे धीरे मात्रा किसकी बढ़ रही है, Mg O की। जैसे आपने दूध में पनीर मतलब कि क्या डाल दिया है, दूध में आपने डाल दिया है थोड़ा सा जोरन, ठीक है, जोरन मतलब दही का एक छोटा हिस्सा, तो आपने कह दिया उसमें दही में दूध में क्या डाल दिया है, जोरन। तो अब जोरन से धीरे धीरे दूध डायरेक्ट दही थोड़ा बन जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो जो वह टाइम लग रहा है तो धीरे धीरे दूध किस में कन्वर्ट हो रहा है, दही में। तो आपका दूध की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है और पनीर की मात्रा बढ़ रही है, तो दूध और जोरन अभिकारक हो गए और जो दही बनी है वह क्या हो गई, उत्पाद हो गई। तो इस तरह से समझेंगे इसको, ठीक है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यह आप परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं रासायनिक अपक्रिया की, कि अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक से क्या बनना, उत्पाद बनना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। आइए परिभाषा लिखते हैं इसकी, देखिएगा, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। देख लीजिए इसको, तो रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यहां पे जैसे Mg प्लस O2 बन गया क्या, MgO। संतुलित करते हैं, यहाँ पे संतुलित करना पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, अब यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, तो जाके पिछला वीडियो आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 2Mg प्लस O2 2MgO बनता है। यहाँ पे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो सफ़ेद लौ निकलती है, चमकदार लौ निकलती है, ठीक है, सफ़ेद चमकदार लौ निकलती है। बाद में जब यह जल जाता है तो एक राख यानी पाउडर प्राप्त होता है जो होता है सफ़ेद रंग का, तो वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो यह एक आपके लिए क्या है, उदाहरण है कि यह रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ बातें और करेंगे, जैसे रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन से भाग हैं, अभिकारक और उत्पाद। हम यह भी लिख लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए देखिए, तो अब देखिएगा, इसको मिटाते हैं पहले।
तो अब देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष के पक्ष या रासायनिक अभिक्रिया के भाग लिख सकते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया यहां लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं इस तरह से। तो एक होता है अभिकारक, अभिकारक अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है, टेंट नहीं है, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स। और दूसरा पार्ट होता है इसका उत्पाद, और इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट। अगर गणित में आ जाए प्रोडक्ट ना, तो समझिए प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा होता है। गणित में प्रोडक्ट माने गुणा होता है, और यहाँ अगर हम जानेंगे साइंस में तो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभिकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने यह अभिक्रिया लिखी Mg+O2 और मिलकर क्या बना देगा, MgO। अब यहाँ पे संतुलित करने के लिए मैं कर देता हूं अभी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह अभिक्रिया में भाग लिए हैं और यह अभिक्रिया में बना है। तो जो अभिक्रिया में भाग लिया है उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण के स्वरूप में, तो लिखेंगे मैग्नीशियम व O2 क्या हैं, अभिकारक हैं, ठीक है। अभिक्रिया में क्या है, Mg और O2 क्या हैं, अभिकारक हैं। और इस यहाँ पे क्या होगा, उत्पाद में कौन आएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। अब बताइए, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो मैग्नीशियम की मात्रा कम होगी और किसकी मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन। तो आप यह भी परिभाषा दे सकते हैं, जिनकी मात्रा अभिक्रिया के दौरान घटती है, जिनकी मात्रा अभिक्रिया के दौरान घटती है, तो जिनकी मात्रा, या ऐसे लिख देंगे, इनकी मात्रा अभिक्रिया में घटती है, इनकी मात्रा अभिक्रिया में क्या होती है, घटती है। और यहां पे आ जाएंगे तब उत्पाद जो बनेगा, यानी आपका दूध से जब दही बन रहा है तो धीरे धीरे दही की मात्रा बढ़ रही है, यानी उत्पाद बढ़ रहा है। तो अभिक्रिया होने पर उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इनकी मात्रा बढ़ती है। अभिक्रिया में इनकी मात्रा बढ़ती है, तो इनकी मात्रा अभिक्रिया में घटती है, तो यहां पे लिखेंगे इनकी मात्रा अभिक्रिया में बढ़ती है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, उत्पाद होता है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। अब यहां पे देखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट कई भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट्स लिखे, यहाँ प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। तो एक भी प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट्स हो जाएगा, यानी उत्पाद हो जाएगा, या कई उत्पाद हो जाएंगे। अभिकारक एक हो जाएगा या फिर कई अभिकारक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे। जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं, यहां आप देखिए Na+Cl2 बना लिया NaCl, संतुलित बाद में करेंगे। देखिए पहले अगर यहां पे बात करें हम, Na और Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl। मेरे पास दो पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं, एक है Na और एक है क्लोरीन, यानी एक है सोडियम एक है क्लोरीन, ठीक है। एक क्लोरीन गैस है, एक सोडियम है, दो अभिकारक आ गए। अभिकारक यहां कितने हैं, दो अभिकारक यहां दो हैं, और उत्पाद कितना बना है, एक, ठीक है। तो यहां पे अभिकारकों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। उत्पाद की भी संख्या एक हो सकती है या एक से अधिक। जैसे मैं ये लिख दूं CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaO+CO2। यहां उत्पाद कितना हो गया, दो हो गया। तो आप यह फिक्स नहीं है कि एक ही उत्पाद होगा कि कई उत्पाद होगा, तो एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है, ये जानते रहें। अब देखिए, कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो यह आप उदाहरण लेंगे तो हम समझाएं फिर, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए,
रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लक्षण जानना है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान के क्या लक्षण हैं, ठीक है, क्या लक्षण देख के पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या फिर हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के लक्षण, रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लक्षण, ठीक है। देखिए यहां पे तो 5 लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो पहला देखिएगा, तो सबसे पहला आपको मिलेगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के बाद हो जाएगा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। रंग में परिवर्तन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तीसरा रहेगा रंग में परिवर्तन। तीसरा आ जाएगा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। चौथा आ जाएगा गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन लिख सकते हैं। और एक और आ जाएगा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट का, ठीक है, बनना। ठीक, अब देखिए तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, इसमें से कोई एक भी दिख जाए, ये एक भी दिखने से हो सकता है या फिर पांचों किसी अपक्रिया में दिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक दिखेगा या 2 दिखेंगे या 3 दिखेगा या 4 दिखेगा या 5। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि पांचों दिखेगा तभी हम मानेंगे रासायनिक अपक्रिया, नहीं, पांचों दिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे पास है, ठीक है, इसको मैंने जलाया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह पहले किस रूप में था? ठोस रूप में। अब यह आ गया पाउडर के रूप में। तो पहले तो इसकी अवस्था बदल गई, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे जो बना है वह सफेद रंग का क्या बना है? पाउडर। पहले यह चमक रही थी धातु, जो मैग्नीशियम धातु होती है चमकती है, और यह चमक रही थी, कोई भी धातु हो जो शुद्ध रहेगी शुद्ध रूप में चमकती है, ठीक है। और यह अब प्राप्त कैसा हुआ है? सफेद पाउडर। किस रंग का? पाउडर। तो रंग में परिवर्तन देखने को मिल गया, ठीक है। और आप जानिए, जैसे अगर चूना है, यह है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसे डालते हैं जल में, बिना बुझे चूने को पानी में डालते हैं तो यह बना लेता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है। और जब चूने को, इस बिना बुझे चूने में पानी को डाला जाता है तो क्या होता है? तो उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। यानी कि आप देखेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस पूरे बिलियन का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तापमान में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। और देखिए, समझिए इसको, यहाँ पे गैस के उत्सर्जन को समझ लीजिए। जैसे है, आपने कोई धातु ली, मतलब जड़यन ले लिया मान लेते हैं, और यह Cl अम्ल ले लिया। तो आपने इस जड़यन को जब Cl अम्ल में डाला तो बन गया जड़यन Cl2, और प्लस निकल गई H2 गैस। तो कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस। जैसे एक ले लेते हैं CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो यहाँ पे देखिए गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो उत्सर्जन को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। कुछ चिन्हों को जान लीजिए, अगर यह लगे हुए आ गए तो क्या समझेंगे? यस आ गया तो ठोस है यानी सॉलिड है, ठीक है। यल आ गया तो यानी लिक्विड है यानी तरल है, द्रव है, ठीक है। अगर जी आ गया तो यानी गैस है, ठीक है। और अगर PPT लिखा है तो यानी प्रेसिपिटेट है यानी अवक्षेप है, ठीक है। अगर AQ लिखा आ गया यानी एक्वस है यानी विलयन है। यह कुछ बातें, कुछ शब्द याद रखें। अगर इस तरह से ऊपर की तरह चिन्ह बना है तो इसका भी मतलब गैस है, और नीचे की तरह चिन्ह बना, नीचे की तरफ चिन्ह बना है तो यानी कि PPT है यानी अवक्षेप है, ठीक है। इनको जो ऐसे कुछ चिन्ह है इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि कहीं पर आए तो आप समझ जाएं, ठीक है। अब देखिए, तो अवक्षेप बनने वाला जो है एक उदाहरण वह भी देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास NaOH क्षारक है और इसमें मैं डाल दूं कोई धातु, जैसे एल्यूमिनियम डाल दूं, क्या डाल दूं? एल्यूमिनियम। तो यह बना लेता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस। क्या बना लेता है? सोडियम एल्यूमिनेट और H2 गैस। यह जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है ना, यह अवक्षेप बनता है, क्योंकि धीरे धीरे यह अपक्रिया जब होती रहेगी
तो धीरे धीरे यह है बैठने लगता है तली में, और एक रंग आपको दिखेगा, काले रंग का पदार्थ नीचे बैठता हुआ दिखेगा जब अपक्रिया हो रही होगी। जब NaOH क्षारक में Al डालेंगे, जब NaOH क्षारक में Al डालेंगे यानी एल्यूमिनियम डालेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे यह अपक्रिया जब होती रहेगी तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम खत्म होगा, एल्यूमिनियम क्या होगा, खत्म होगा, और यह सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और जो कि कहां पर बैठ जाएगा, वह नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह अवक्षेप बना लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो कुल पहचानने के 5 तरीके हो गए। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कुछ बातें और जाननी है तो यह नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है। अच्छा, यहीं पे नोट कर लेते हैं उसको भी। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बाद रासायनिक समीकरण हम जानेंगे। रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे देखिएगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आपने जो देखा रासायनिक अपक्रिया, देखिए रासायनिक अपक्रिया में जैसे आपने मैग्नीशियम की पट्टी को जब जलाया तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त हुआ। तो आप रासायनिक अपक्रिया को या तो पूरे वाक्य में लिखें या शार्ट में जो प्रतीक है तत्वों के उनको उनके साथ, और जो यौगिक है उनके सूत्र। आप याद रखें, जो तत्व होते हैं उनके लिए प्रतीक होता है। जैसे Mg के लिए, Mg किसके लिए प्रतीक है, तो मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास प्रतीक है Mg। लेकिन अगर मैं कहूं मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मेरे पास है तो यह तो यौगिक है, तो इसके लिए प्रतीक नहीं आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए प्रतीक नहीं, सूत्र आएगा, और उसे हम कहेंगे अणुसूत्र, या फिर कहेंगे यह होता है अणुसूत्र MgO। तो जो रासायनिक समीकरण होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का शार्ट में यानी सूक्ष्म में या फिर कहते हैं संक्षिप्त में निरूपण होता है किसके द्वारा, जो है तत्वों के प्रतीकों द्वारा और यौगिकों के सूत्रों द्वारा, यौगिकों के सूत्रों द्वारा। तो रासायनिक अपक्रिया को अब देखिए लिखने का 2 तरीका रासायनिक अपक्रिया को। एक तो यह लिखें कि जैसे मैग्नीशियम की रिबन को, जो पट्टी है उसे रिबन बोल देंगे, रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर प्राप्त होता है, सफेद पाउडर प्राप्त होता है। एक यह हो गया, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि मैं लिख दूं मैग्नीशियम ऑक्साइड और जलाने का मतलब O2 क्रिया और बन गया MgO। एक यह तरीका हो गया। अब बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पूरा यह लाइन लिखना कि यह लिखना, तो आप कहेंगे दूसरा वाला। तो दूसरा वाला जो तरीका है इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम 2 रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। एक है शब्द समीकरण। अच्छा, इसी को अगर हम शब्द के रूप में लिखें तो यह शब्द समीकरण भी हो जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह कहलाता है शब्द समीकरण। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। और यह वाला जो कहलाएगा, यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। यह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को समझेंगे। तो मैंने तत्वों का प्रतीक लिया है, तत्वों का प्रतीक, और क्या लिया है, जो है तत्व का प्रतीक है, यहाँ तो O2 अणु बन गया है। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, सूत्र हो गया। यह भी क्या हो गया, सूत्र। यानी कि यहाँ पे प्रतीक है, यहाँ अणुसूत्र, यहाँ अणुसूत्र है। तो सूत्रों और किसके द्वारा, प्रतीकों द्वारा। देखिएगा मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं तब आपको और समझ में आएगा। तो क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण भी इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं आप आराम से। एक होता है कि मूल समीकरण क्या रहा है, जिसे ढांचा समीकरण बोल सकते हैं,
और अगर ढांचे समीकरण में भी दो रूप होते हैं, एक की संतुलित रूप हो सकता है, एक असंतुलित रूप। जो असंतुलित होता है हम उसे संतुलित करते हैं, और क्यों करते हैं वीडियो में बताया जा चुका है पिछले। तो क्या क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इस पूरे प्रोसेस को, आप यहाँ पे नोट कर लें। फिर हम रासायनिक अपक्रियाओं में जानेंगे संतुलित और असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण में जानेंगे संतुलित और असंतुलित समीकरण। देखिए, तो इसको मिटाते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, इसके दो रूप मुख्यतः देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है मूल समीकरण, मूल रासायनिक समीकरण, या इसी को बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण, याद रहे। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसी को ढांचा भी बोल देते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण, या फिर क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पे देखिएगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। दूसरा, अच्छा अभी उस पर चलने से पहले हम आ जाते हैं इसी में। ठीक है, तो मूल रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो मूलतः प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम की आपने किससे क्रिया कराई है, मैग्नीशियम की क्रिया कराई O2 से, यानी दहन कराया है Mg का, तो बना है MgO। हमने बस इतना जाना कि यह लोग मिलके MgO बना रहे हैं, लेकिन यह देखिए मूल रूप से यह है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 बनाना है तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा मैं, और Mg 2 हो गया तो इसलिए 2 यहाँ लगा दूंगा। अब यह कौन सा रूप हो गया, संतुलित रूप। तो मूल समीकरण सामान्यतः संतुलित भी हो सकते हैं या असंतुलित भी हो सकते हैं। कभी कभी संतुलित भी आ जाएगा, जैसे C+O2 मिलके बना लेगा CO2। अब यहाँ पे देखिए O 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यह क्या है, पहले से ही संतुलित है। तो दोनों कौन से समीकरण है, मूल समीकरण। लेकिन इसमें भी एक को संतुलित करना पड़ा, पहले असंतुलित था। पहले क्या था, असंतुलित था, असंतुलित, एक मिनट, असंतुलित, और यह क्या है, संतुलित। तो अब देखिए संतुलित और असंतुलित से मतलब क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसके दोनों यानी अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान हो। तो सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो हम उसे कहेंगे कौन सा, उसे हम कहेंगे मूल रासायनिक समीकरण। और जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान ना हो उसे हम कहेंगे सॉरी, फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए इसको। ठीक है, देखिए फिर से क्या है, असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जिसके दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद पक्ष में क्या ना हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिसके दोनों पक्षों यानी अभिकारक और उत्पाद पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल में तो दोनों आ सकते हैं, मूल में दोनों हो सकते हैं, यह संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। ठीक है, असंतुलित भी हो सकता है। तो जो असंतुलित होंगे, जो मूल में असंतुलित होंगे, हम उन रासायनिक समीकरणों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यानी कि एक आधार हम बना लेते हैं संतुलित समीकरण का यहां पर। ठीक है, एक जो हम संतुलित करके लाते हैं यहां पर। ठीक है, यह पहले से मूल में आ जाता है, तो यहां पे जो असंतुलित आता है तो उसे हम क्या बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाने के लिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, असंतुलित समीकरण को क्या बनाना होता है, संतुलित, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में बदलना होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा,
तो अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं जाननी है। अच्छा, मूल समीकरण क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक समीकरण, सॉरी अपक्रिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समीकरण। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं मूल रासायनिक समीकरण। और संतुलित, जिसके दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद पक्ष में परमाणु की संख्या बराबर ही होगी, हम उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें परिभाषा जो जाननी है वह संतुलित और असंतुलित की जाननी है, ठीक है? तो क्योंकि परीक्षा में यही पूछता है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो यहां पे मैं स्टार बना के लिखता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है? अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? देखिए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसी को, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, तो परिभाषा भी आप जानेंगे तो लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक में, जिसके अभिकारक पक्ष में, अभिकारक पक्ष और, एक साथ लिख देते हैं, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। फिर सुनिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है? देखिए, तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे वही उठाते हैं Mg प्लस O2 बना लिया था क्या? MgO। यहां पर ऑक्सीजन 2 है, आपको संतुलित करने के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, ठीक है? पिछला वीडियो है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन बराबर हुआ, मैग्नीशियम 2 बढ़ गया तो यहाँ पर 2 लगाएंगे बराबर हो गया। तो ये क्या, यह कौन सा रूप है? संतुलित रूप, ठीक है? तो आप अगर ऊपर वाला उतार लिए हो तो मैं इसी जो असंतुलित वाला है ऊपर लिखता हूं, ठीक है? देखिएगा, अब अगला है असंतुलित समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों का मतलब समझ रहे होंगे, जिसके अभिकारक व उत्पाद पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इस बार समान नहीं होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान ना हो, समान ना हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है? जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर पहला लिख लेते हैं,
Mg प्लस O2 और यह बन गया MgO। दूसरा लिख लेते हैं Na प्लस Cl2 बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे अगर संतुलित कर देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ संतुलित होगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो इस तरह से इसको संतुलित कर लेंगे। फिर से अब सुन लीजिएगा, हमारे पास 2 समीकरण है, संतुलित और असंतुलित। पहले असंतुलित के बारे में सुनते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक व उत्पाद पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान ना हो, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संतुलित किसे कहते हैं? तब पक्ष मतलब कि यह वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और जो मूल रासायनिक समीकरण होता है वह संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है, और अगर असंतुलित है तो हम उसे संतुलित बनाएंगे। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो कोई पदार्थ नष्ट हो सकता है, ना ही कोई पदार्थ उत्पन्न हो सकता है, यानी द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हमें जानना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मूलतः कितने प्रकार की होती हैं, या मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानना है। आइए बात करते हैं, हल्का सा इसको नोट कर लीजिएगा। तो जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे हम संतुलित कहेंगे, और जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है हम उसे क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। ठीक है, इस तरह से यह संतुलित और असंतुलित था। अब जो दुनिया भर की अभिक्रियाएं होती हैं मूलतः 2 रूपों में आती, दो प्रकार की हो सकती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे, अभी केवल हल्का सा समझ लेते हैं, नहीं तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार बनाकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो दुनिया में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी या तो उनको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख सकते हैं, तो यहां आप लिख देंगे रिएक्शंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से ऊष्मा फेंकी जाती है। छेपी से याद रखिए, फेंकी। ठीक है, ये ऊष्मा फेंकेगी। ठीक है, तो फेंकने का मतलब हो गया ऊष्मा निकालेगी अपने अंदर से, यानी फेंकने का मतलब हो गया उत्सर्जन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा और ऊर्जा एक ही बात रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जैसे जब आप CaO बाजार से खरीद के लाते हैं बिना बुझा चूना, तो यहाँ पे आप इसको जब पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे यह बुझने लगता है और यह क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आप दीवार को क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं? दीवार को पेंट करते हैं। और यह जो आप इस तरह से किए हैं तो इसमें से ऊष्मा क्या हो रही थी? मुक्त हो रही थी। ऊष्मा क्या हो रही थी? निकल रही थी। ऊष्मा यहाँ पर निकल रही थी, साथ में यह क्रिया हो रही थी और ऊष्मा क्या हो रही थी? निकल रही थी। ऊष्मा क्या हो रही थी? निकल रही थी। इसलिए यह कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और चीज जानिए, श्वसन। क्या है? श्वसन। श्वसन जो होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है C6H12O6, हमारा जो भोजन है वह किस रूप में जाता है? अंदर रहता है ग्लूकोज के रूप में। तो यह जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से यह क्रिया करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है ग्लूकोज, और क्या क्या बनाता है? CO2 बना लेता है और पानी बना लेता है और प्लस ऊर्जा देता है ताकि हमारा शरीर कार्य कर सके। तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है। यहाँ ऊर्जा और ऊष्मा से एक ही मतलब है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी श्वसन भी एक कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है। आप कोई कार्बनिक गैस जलाइए, जैसे मीथेन को जलाइए। मीथेन जलने का मतलब है CO2, मतलब मीथेन का जलने का मतलब है O2 से क्रिया। किसी भी चीज को जलाने का मतलब है O2 से क्रिया। तो अगर यह O2 से क्रिया करेगा तो CO2 बनता है और H2O बनता है, प्लस में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है यहाँ पे। ठीक है, अभी केवल मैं यहाँ पे ऊष्मा के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो आप किसी भी प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो, यानी प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन, ठीक है, तो आप किसी भी गैस को जलाएंगे, कार्बनिक गैस या प्राकृतिक गैस को जलाएंगे तो वहां पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एक चीज और, कंपोस्ट का बनना। आपके घर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते होंगे उसको एक जगह जाके आप देखते होंगे कि रख दिया जाता है और धीरे धीरे वह सड़ता है। तो सड़ने के साथ साथ, जैसे गोबर गैस आपने देखा होगा, सड़ने के साथ साथ गैस निकलती है मीथेन। ठीक है, और इससे कई जगह पर भोजन पकाने के भी काम में आता है। ठीक है, भोजन में डाला नहीं जाता है, भोजन जैसे गैस चूल्हा जलता है इसी प्रकार इस गैस से गैस चूल्हा जलाया जाता है, एक चूल्हा जलाया जाता है।
तो यह जो गैस निकलती है तो यह भी, इसमें से भी क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है, और इसका प्रयोग हम भोजन बनाने आदि में करते हैं। तो यहाँ पर भी कंपोस्ट का बनना भी कौन सी रासायनिक अपक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी हो गई। तो ठीक है, इस तरह से देखेंगे उष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो आइए लिखते हैं इसको। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है हम उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए उष्मा को हमने क्या कर दिया, लास्ट में उत्पाद पक्ष में प्लस लगा के लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे आप लोग। उदाहरण में क्या हो जाएगा, सबसे पहला उदाहरण आप ले लीजिए। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, पानी में डाल दिया, यानी बिना बुझा चूना को पानी में डाल दिया, तो CaOH का होल ट्वाइस बना और प्लस में उष्मा मुक्त हो रही थी। जब भी उष्माक्षेपी अपक्रिया हो तो अंत में क्या लगा देते हैं, प्लस लगाकर उष्मा या ऊर्जा। दूसरी अपक्रिया आपने देखा श्वसन, कौन सा देखा है, श्वसन। तो श्वसन भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अपक्रिया है, याद रखें। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। ग्लूकोज है, हम सांस लेते हैं, श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं, तो यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 बना लेता है, और क्या बना लेता है, H2O। ठीक है, बचपन में ही बायोलॉजी में यह अपक्रिया देख चुके होंगे। और प्लस में ऊर्जा मुक्त होती है, तो क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमारे शरीर को काम करने के लिए आवश्यक है। अगर ऊर्जा मुक्त ना हो तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। अगर हमें इसी में ऊर्जा देनी, श्वसन करें और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा लगे और सांस लेने में, तो हमारा शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। तो ऊर्जा बनती है, इसलिए हमारा शरीर कार्य कर पाता है। ठीक है, एक और अपक्रिया, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का कंपोस्ट में बदलना। तो कंपोस्ट का बनना, अब कंपोस्ट के बनने में कोई अपक्रिया नहीं है, कंपोस्ट का बनना भी एक उष्माक्षेपी, बहुविकल्पी में कभी पूछ दे तो बता देंगे कि यह कंपोस्ट का बनना भी उष्माक्षेपी अपक्रिया है। और प्राकृतिक गैसों का दहन, इसके लिए एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, प्राकृतिक गैसों का दहन। तो देखिए प्राकृतिक गैसों का दहन, दहन मतलब जलाना होता है। तो यहाँ पर CH4 मेरे पास मेथेन है, उसको जलाऊंगा तो जलाने का मतलब O2 से क्रिया। और कार्बन कभी भी जलेगा ना, कार्बन इसमें है, कार्बन जलेगा तो CO2 गैस बना ही लेगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते ही क्या बना लेंगे, जल। सामान्यतः जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में देखते हुए मिले, मतलब मिले, यहाँ पर देखने को मिले, तो आप H2O बना लेंगे। जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन यहाँ पे था, तो मिलाकर H2O बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बन गया क्या, प्लस में उष्मा, प्लस में क्या निकल गया, उष्मा निकलती है, या फिर प्रकाश, उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में। तो यह रही आपकी कौन सी अपक्रिया, उष्माक्षेपी। एक बार और सुनिएगा, बोर्ड में पूछता है अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आप इसमें से कोई एक दो अपक्रिया याद रखिएगा, यह अपक्रिया अलग से याद रखिएगा, इस पर अलग से क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, समझाइए। तो आप सुन लीजिए, पहले लिखेंगे श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है कोशिका में। ठीक है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए यह उष्माक्षेपी अपक्रिया है। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया रेस्पिरेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे हो गया आपका कौन, उष्माक्षेपी अपक्रिया। अब मेरे पास क्या है, उष्माशोषी। तो इसको उतार लीजिएगा अच्छे से और इसको याद भी कर लीजिएगा। और याद क्या करना, फेकी से याद रखिए, छेपी से याद रखिए फेकी, और फेकी का मतलब उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मेरे पास है दूसरी रिएक्शन, इसी का जोड़ा है, और वह है उष्माशोषी, उष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक,
रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका जो है ऊष्माक्षेपी का यह उल्टा है एकदम, इसमें ऊर्जा क्या होगी, सोखी जाएगी। अब शोषी से याद रखेंगे सोखना, क्या याद रखेंगे, सोखना, ठीक है। गांव के सोखा नहीं है, यहां पे सोखना है, सोखना मतलब सोख लेना, यानी कि इसी को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में अवशोषित करना, ठीक है। तो अवशोषित करना, तो यहां पे उष्मा जब अवशोषित होगी, उष्मा क्या होगी, अवशोषित। कभी देखिए, जब आपको कोई चीज गर्म करनी हो तो आप उसे उष्मा देंगे, जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो मैं इसे गर्म करूंगा तो इसे उष्मा दूंगा, तो इस बार उष्मा यहां जुड़ेगी, तब जाके यह टूटेगा CaO और CO2 में, CO2 में। तो इधर जब उष्मा को जोड़ेंगे तो यह है उष्मा शोषी, क्योंकि पहले में उष्मा यह ले लिया, ठीक है। तो उष्मा शोषी हो गया, और यहाँ पे अगर इसे आपको दिखाना है उधर तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस उष्मा, तो ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस उष्मा जो यहाँ थी वह माइनस उष्मा हो गई, तो चाहे माइनस उष्मा यहाँ करिए चाहे प्लस उष्मा यहाँ करिए, तो वहां से हटा देंगे, ठीक है। तो यह है उष्मा शोषी अभिक्रिया। लिख लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में, उदाहरण में शामिल कर लेते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कहां पे प्लस उष्मा लिखना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, और इसको क्या करना है, इसको मुझे तोड़ना है, तो मैं इसको उष्मा दूंगा, तो यहां पे यह बन जाएगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। इसी प्रकार और भी रिएक्शंस हैं आपके बुक में। एक है PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसे गर्म करेंगे, इसे उष्मा देंगे, तो यह क्या बना लेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यह कौन सी अपक्रिया के उदाहरण हो गए, उष्मा शोषी अपक्रियाओं के उदाहरण हो गए। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज दो अपक्रियाओं के मुख्यतः जो कि कोर्स में आपके हैं और पूछी जा सकती हैं, दो अपक्रियाओं का जिक्र कर दिया, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी। और अपक्रियाओं के प्रकार हमें पढ़ने हैं, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, अवक्षेपण, ठीक है। इस प्रकार से कई अपक्रियाएं और पढ़ेंगे हम लोग, जो कि मुख्य थी, मैंने बोल दिया नाम उनका, ठीक है। और भी हम जोड़ेंगे उसमें, जैसे है उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, और यहाँ पे आप जानेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे और जो है प्रकाश संश्लेषण में ही प्रकाश संश्लेषण को जानेंगे, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में। इस तरह से कई अपक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।